ज्ञानपुरी नाम का एक गांव होता है जो अलग थलग इलाके में स्थित है, जिस वजह से बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल होता है। दूर दूर तक कोई स्कूल गांव में नहीं होता है। उसी गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता है। आनंद ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर में भेज रखा था और खुद गांव में बच्चों को पढ़ाता था। कब तक मैं बच्चों को यहीं पर शिक्षा देता रहूंगा? उनका स्कूल जाना भी जरूरी है। आप सही कह रहे हैं। अगर आज गांव में स्कूल होता तो शायद हमें हमारे बेटे दिनेश को बाहर दूर शहर में पढ़ने ना भेजना पड़ता। सरकार को कई बार पत्र लिखकर प्रधान के हाथों भिजवा चुका हूँ, मगर आज तक कोई जवाब वापस नहीं आया। मैं आज ही प्रधान के घर जाकर उनसे एक और पत्र सरकार को भिजवाता हूँ। जब आनंद और सुषमा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी दिनेश घर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आई मुझे। और पिताजी, आप कैसे हैं? आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे बेटे। दिनेश, तुम इतने साल बाद आए हो, मगर आज भी इस गांव में एक भी स्कूल नहीं बना है जब से तुम गए हो। क्या? मैं इतने साल बाद आया हूँ और फिर भी आज तक एक भी स्कूल नहीं बना? आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं इस गांव में पहला स्कूल बनवाऊंगा। बस आप मुझे कामगार दिलवा दीजिए और ईंट पत्थर कहाँ से मिलेंगे, बस वो बता दीजिए। गांव के जमींदार शुल्क, कामगार और ईंट पत्थर तुम्हें दोनों दे देगा। मैं उनसे बात करता हूँ। आनंद और दिनेश दोनों ही जमींदार के पास जाकर उससे कामगार और ईंट पत्थर देने की बात करते हैं, जिस पर जमींदार कहता है, मैं तुम्हें दोनों ही कामगार और ईंट पत्थर बेचूंगा, मगर मुझे 50% पैसे काम शुरू होने से पहले ही देने होंगे। आनंद और उसका बेटा दिनेश उस बारे में सोचते हैं और दिनेश कहता है, ठीक है जमींदार जी, हम 50% पैसे आपको काम शुरू होने से पहले ही दे देंगे। दिनेश जमींदार की बात मान लेता है और स्कूल बनाने का काम शुरू हो जाता है। जब काम शुरू होता है, प्रधान जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो शुल्क जमींदार? उन्हें स्कूल बनाने के लिए कामगार और ईंट पत्थर क्यों बेच रहे हो? अगर वो स्कूल बना लेंगे तो तुम्हारे पास जो कम पैसों में कामगार काम कर रहे हैं, आगे जाकर सब ज्यादा पैसों की मांग करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हो जाएंगे। और आनंद का बेटा स्कूल बना रहा है, इसीलिए लोग आनंद को मेरी जगह प्रधान बना देंगे। उसकी चिंता मत करो प्रधान, उसका हल मैंने निकाल लिया है। मैं जो उन्हें ईंट पत्थर बेच रहा हूँ, दोनों में ही मिलावट करके बेच रहा हूँ। जब बारिश आएगी तब वो स्कूल अपने आप ढह जाएगा। तुम तो मुझसे भी आगे निकले हुए हो शुल्क जमींदार। दिनेश स्कूल बनवाने में लग जाता है। जैसे ही आधा स्कूल बनता है, बारिश का मौसम आ जाता है। जैसे ही बारिश आती है, स्कूल अपने आप ढह जाता है। अरे, ये क्या हो गया? ये स्कूल की इमारत बारिश होते ही कैसे ढह गई? पक्का इस ईंट और पत्थर में कोई मिलावट की गई होगी। दिनेश जमींदार शुल्क के घर में पहुंचता है और सारी बातें उसे बताता है, जिस पर जमींदार कहता है, अगर तुम्हारा स्कूल बारिश आते ही गिर गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो तुम्हें अच्छे ईंट और पत्थर दिए थे। लगता है तुमने ही उसमें मिलावट कर दी होगी। दिनेश जमींदार की बात सुनकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में रोते रोते हार कर, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ इस गांव के बच्चों का अच्छा चाहता था और अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था। जब दिनेश रो रहा होता है, उसे एक गिलहरी जख्मी हालत में पड़ी हुई दिखती है। अरे, ये गिलहरी तो बहुत जख्मी हालत में लग रही है। मेरे पास कुछ पानी और खाना है, मैं इसे खिलाता हूँ। जैसे ही दिनेश गिलहरी को खाना और पानी देता है, वो एकदम से ठीक हो जाती है और गिलहरी एक सुंदर जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत वर्षों पहले एक साधु ने गिलहरी बनने का श्राप दे दिया था और कहा था कि जब तक कोई नेक इंसान तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें पानी और खाना नहीं देगा, तुम फिर से अपने रूप में नहीं आओगी। मदद करना एक इंसान का फर्ज होता है, चाहे वो इंसान की मदद करना हो या फिर जानवर की। तुम सच में एक नेक इंसान हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। दिनेश उसके साथ घटी सारी बातें जादूगरनी को बता देता है, जिस पर जादूगरनी कहती है, तो तुम्हें गांव वालों के लिए स्कूल बनाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, एक ऐसा स्कूल बनाने में जिसकी इमारत कभी नहीं हिलेगी। इस छड़ी को किसी भी खेत में गाड़ दो, तो वहाँ की मिट्टी से तुम जो बनाओगे वो बन जाएगा। जादूगरनी दिनेश को छड़ी देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। दिनेश छड़ी को लेकर अपने पिता को दिखाता है। आनंद और दिनेश दोनों ही खेत में उस छड़ी को गाड़ देते हैं। अगले दिन वहाँ पर मिट्टी के पेड़ उगाते हैं। यहाँ तो सचमुच मिट्टी आ गई। दिनेश मिट्टी से स्कूल बनाने लगता है और मिट्टी जादुई तरीके से खुद ही अपने आप मिट्टी का स्कूल बनाना शुरू कर देती है। गांव में एक स्कूल बन जाता है, जिस पर प्रधान गुस्सा होकर जमींदार के घर चर्चा करने के लिए जाता है। अरे जमींदार, तुमने तो कहा था कि तुमने उसे मिलावट वाली ईंट और पत्थर दिए थे। ये कौन सी मिट्टी थी जिससे स्कूल इतनी जल्दी बन गया? प्रधान जी, मैं खुद अचंभित हूँ कि वो मिट्टी उसे कैसे मिली जिससे स्कूल इतनी जल्दी बन गया, और बारिश से भी ये मिट्टी का स्कूल ढह नहीं रहा है। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो एक दूसरा स्कूल भी गांव में खोलने वाला है, जिसमें बड़े लोग भी जाकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। जब दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जमींदार का कामगार सोनू अंदर आता है। साहब, साहब। क्या हुआ सोनू? कहाँ से भागे चले आ रहे हो? जमींदार साहब, मुझे पता चल गया है कि उस मिट्टी का राज क्या है। उस दिनेश के पास कोई छड़ी है जिससे वो मिट्टी बनाता है, और मिट्टी को जमा करते ही खुद ब खुद जो चाहे वो बन जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो छड़ी उसके पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए, और मेरे पास भी। हम दोनों ही उसका इस्तेमाल कर लेंगे अपने लिए घर और बंगले बनाने में। पहले मैं बना लूंगा, उसके बाद तुम बना लेना। ठीक है, ठीक है। प्रधान जमींदार के घर से बाहर आ जाता है, और जब वो अपने घर जा रहा होता है तभी खुद से कहता है, जब इसके पास वो छड़ी आएगी, ये खुद के लिए घर, बंगला और मकान बनाएगा, उस पर रंग भर देगा कि पता ना चले कि सारी चीजें मिट्टी की बनी हुई हैं। इससे पहले कि ये जाकर वो छड़ी चुराए, मैं ही जाकर आज रात को उसे चुरा लेता हूँ। प्रधान को पता चलता है कि दिनेश उस छड़ी को अपने पिता आनंद के खेत में रखता है। प्रधान योजना बनाता है कि वो आज ही रात में जाकर उस छड़ी को चुरा लेगा। रात होते ही प्रधान अपने मुंह पर नकाब पहनकर आनंद के खेत में जाता है और उस छड़ी को खेत में गड़ी हुई देखता है। ये रही वो छड़ी, अब मैं इसे चुराकर अपने लिए घर और मकान बनाऊंगा। जैसे ही प्रधान छड़ी चुराने जाता है, तभी वहाँ पर एक आदमी और नकाब पहनकर आता है। ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ आया है? अगर ये छड़ी चुराने आया है तो उससे पहले मुझे इस छड़ी को चुराना पड़ेगा। शुलग जमींदार, तुम? प्रधान जी, आपकी आवाज को मैं पहचानता हूँ। आप मुझे धोखा दे रहे हैं प्रधान। तुमसे पहले मैं ये छड़ी लूंगा,
क्योंकि तुम्हें अगर ये छड़ी मिल गई तो तुम मुझे इसका इस्तेमाल करने ही नहीं दोगे। दोनों ही खेत में झगड़ने लगते हैं कि उस छड़ी को कौन लेगा। उतने में ही प्रधान और जमींदार दोनों मिलकर उस छड़ी को खेत में से निकाल लेते हैं और अचानक से खेत दलदल में बदल जाता है और दोनों ही खेत में धंसने लगते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये खेत दलदल में कैसे बदल गया? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। सब तुम्हारी गलती है प्रधान, तुम्हारी वजह से हम इस दलदल में फंस गए हैं। दोनों की आवाज सुनकर दिनेश और उसके पिता आनंद दोनों ही खेत में पहुंच जाते हैं और प्रधान और जमींदार को वहां पर देखते हैं। बेटा दिनेश, मुझे बचा लो बेटा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो ईंट और पत्थर तुम्हें दिए थे उनमें मिलावट की थी। मैं भी अपनी गलती मानता हूँ आनंद। जो पत्र तुम मुझे सरकार को भेजने को देते थे उन्हें मैंने कभी सरकार को भेजा ही नहीं, अपनी ईर्ष्या के कारण कि गांव के लोग तुम्हें प्रधान न बनाते। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मुझे पता है प्रधान कि तुम मेरे पत्र को सरकार को नहीं भेज रहे थे, तुम अपने स्वार्थ के लिए गांव के बच्चों का बुरा कर रहे थे। आखिरकार तुम्हें इसका सबक मिल ही गया। और जमींदार साहब, मुझे सब पता है कि आपने मुझे मिलावट वाली ईंट और पत्थर दिए थे, जिस वजह से स्कूल बारिश आते ही ढह गया। मगर मैं खुश हूँ कि आप दोनों को ही अपने किए का पछतावा हुआ। लाओ, उस छड़ी को मेरी तरफ फेंको। प्रधान छड़ी को दिनेश की तरफ फेंक देता है और दिनेश छड़ी को वापस खेत में गाड़ देता है, जिससे खेत वापस जमीन बन जाती है। प्रधान और जमींदार को अच्छी सीख मिलती है। नागपुर के एक छोटे से गांव में हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता और पिता के साथ रहा करता था। हर्ष के पिताजी एक गरीब किसान और माँ दर्जी थीं। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते थे। हर्ष की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की वजह से दोनों बड़े परेशान रहते थे। मुझे मेरे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई की। हर्ष अब बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान। हमारा हर्ष पढ़ने में बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान है। अभी से ही उसे गुणा भाग और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे लेकर एक बड़े विद्यालय में जाएंगे दाखिला करवाने। हर्ष को लेकर सुबह ही कुसुम और राम नारायण एक बड़े से विद्यालय में जाते हैं। राम नारायण वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। यहाँ पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगे। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे ना भरने पड़ जाए। अरे आप चलो तो वहाँ चल के देखे तो सही। वहाँ जाते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक लेता है। ठहरो, कहाँ चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। यहाँ बस अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारा अपमान मत करिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि उस विद्यालय के एक मास्टर वहाँ आ जाते हैं और राम नारायण और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूंगा। आप सब मेरे साथ मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चलिए। और सब मिलकर मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, वो ये हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये दीन दयाल स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें अनुशासन रहे।
हम अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हैं। राम नारायण के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तब मास्टर ने उस प्रिंसिपल मैडम से चुपके से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहें तो इनसे 2 गुने ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है। मैं इन्हें 50,000 कहूँगा। आप हामी भर देना। राम नारायण, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपने बच्चे की भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ। जब पैसे हो जाए ना तब आना। राम नारायण, कुसुम और हर्ष वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरे उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अच्छी अच्छी टिफिन लेकर। मैं कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है। 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में रामू काका की मदद ले। गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। तब रामू काका उनसे कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के विद्यालय में? हमारे गांव में विद्यालय है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे गांव या शहर के विद्यालय में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गांव में ही कुछ दिखाता हूँ। रामू काका उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही कुसुम और राम नारायण गुफा में जाते हैं, किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आती है जो पूरी सोने की होती है। उस पाठशाला में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर कुसुम और राम नारायण चौंक जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की पाठशाला कैसे हो सकती है? और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर रामू काका उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनवाया था ताकि हमारी संस्कृति और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के शिक्षक थे। एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम 2 कौड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल्स खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ाकर तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो? ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? पूरे नागपुर गांव में जितना सोना है तुम हमें लाकर दो और अपनी ये गंदी सी स्कूल बंद करके यहाँ से चले जाओ। मैं इन्हें ये सोना हरगिज नहीं दूंगा। सारे सोने को लेकर उस जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक हम नागपुर गांव वाले इस सोने की स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे भगवान, तो असली बात ये है कि आप मेरे बच्चे को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? कृपा करें रामू काका, मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बेटे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहरी विद्यालय की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगा, तब उन्हें रंगे हाथ हम पकड़ लेंगे। कुसुम और राम नारायण ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे विद्यालय में चले गए और राम नारायण ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 50,000 हैं। हाँ हाँ, लाओ लाओ।
मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है और कहाँ सोने की पाठशाला में पढ़ता। लाओ, मुझे पैसे दो। जैसे ही रामनारायण ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। मैं और मेरे पति मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इसी तरह हर्ष अपने सोने की पाठशाला में अपनी शिक्षा पूरी करने लगा।